हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स। एज यू ऑल नो कि लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आप लोग की ट्वेल्थ क्लास में दो बुक्स हैं, वन इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर इज़ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी से हम लोगों ने स्टार्ट करा था। लास्ट क्लास में हम लोग इसका सिलेबस देख चुके थे और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर फर्स्ट से कंटिन्यू करेंगे। आई नो लॉकडाउन की वजह से आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं चीज़ों को लेके कि कैसे क्या करना है, कहाँ से करना है। स्कूल में भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चल पाई थी, आप लोगों को क्लासेस सेशन नहीं लग पाए थे। ऑल्दो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्टिल मैनी ऑफ यू आर कन्फ्यूज कि चीज़ें कैसे करनी है। और इंडियन इकोनॉमी का नाम आते ही तो आप लोग वैसे भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हो कि हिस्टोरिकल चीज़ें आ गई, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट वैसे भी आप लोग थोड़ा सा बेमन से पढ़ते हो आई गेस। तो इस चीज़ में भी हम लोग ट्राई करेंगे। देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं विच वी कैन नॉट चेंज, वो तो ऐसी ही रहेंगी। मतलब हिस्टोरिकल कोई इवेंट हो गया, कुछ चीज़ थी, कुछ रीज़न था, तो वो तो चेंज नहीं हो पाएगा। बट स्टिल हम लोग ट्राई करेंगे कि हम बहुत सारी चीज़ों को प्रेजेंट से लिंक करके चलें। और बेटा ये सब्जेक्ट तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आई सजेस्ट कि हर इंडियन को अपनी इकोनॉमी के बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। नो मैटर अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो या आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या आप साइंस के स्टूडेंट हो, एटलीस्ट इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए। लाइक अभी कोरोना के टाइम पे आप देख रहे हो कि इकोनॉमी पूरी तरीके से बैंड बजी हुई है हमारी इकोनॉमी की। हमारी क्या वर्ल्ड में इकोनॉमी जो है वो उतनी अच्छी नहीं चल रही है, ग्रोथ रेट डाउन है बिल्कुल हर कंट्री का। तो यही चीज़ है, ये इकोनॉमी के कंसेप्ट पता होंगे तब आप इकोनॉमिकली लिंक कर पाएंगे चीज़ों को। और उसके लिए आप लोगों के पास तो इतना अच्छा प्लस पॉइंट है कि आप लोगों को एक सब्जेक्ट मिल रहा है और यहाँ पे आपको प्रेजेंट तक लाएंगे। लेकिन कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये इंडिपेंडेंस के टाइम से चीज़ें स्टार्ट कर रही है बुक। एज यू ऑल नो कि मैंने लास्ट क्लास में सिलेबस में आप लोगों को बता दी थी चीज़ें। अगर सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो कम टाइम लगेगा, प्लीज़ जल्दी जाके उस वीडियो को भी एक बार आप लोग देख के आइए ताकि आपको यहाँ की कहानी जो है वो समझ में आ जाए। ऑल राइट। और प्लीज़ वीडियो को प्रॉपर टिल द एंड देखें। हम इसमें आज एक ही कंसेप्ट कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, बेनिफिशियल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर चैप्टर की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए ऑन टाइम और आप लोग टाइमली ये चीज़ें पढ़ सकें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए बहुत से एफर्ट करे हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी पूरे चैप्टर के नोट्स आप लोगों के लिए बना के लेके आई हूँ, तो हम समझ के चलेंगे। प्लस नोट्स आप लोग अपने साथ साथ पेन और कॉपी लेके बैठिए और ये नोट्स अपने पास लिख लीजिए, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम यही रहती है, सुन लिया समझ में आ गया, कोई बहुत मुश्किल कहानी नहीं थी। अभी आप लोग सुनने के बाद यही बोलेंगे कि ये क्या था, कुछ था ही नहीं इसमें, तो क्या बता दिया, ऐसी कोई बड़ी बात तो बताई नहीं। ठीक है, तो यही बोलोगे। बट द प्रॉब्लम इज कि क्वेश्चन कैसा आएगा और आंसर कैसे लिखना है, ये प्रॉब्लम आती है। तो आंसर कैसे लिखना है के लिए ऑलरेडी नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं आप लोगों के लिए, और बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी एक डिस्कस करेंगे। तो प्लीज नोट्स अपने साथ साथ इसको लिख के चलिएगा। ऑलराइट। तो अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में है क्या क्या, इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है। हर चैप्टर में मैं आपको बता चुकी थी। इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, वो इकोनॉमी था। ऑलराइट। अब इस चैप्टर में हमें एग्रीकल्चर सेक्टर देखना है। ये वर्ड पे मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ लास्ट क्लास में, दैट्स वाई मैं यहाँ पे इस वर्ड पे दोबारा फोकस नहीं कर रही हूँ। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, हम सीधा उस पर आ रहे हैं। हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ना है। आज का एग्रीकल्चर नहीं, जब हमें आज़ादी मिली थी 1947 के टाइम की कहानी हमें देख के चलनी है। इंडस्ट्री उस टाइम पे कैसी थी, फॉरेन ट्रेड कैसा था, डेमोग्राफी कंडीशन कैसी थी, डेमोग्राफी क्या होता है दैट वी विल सी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। ये सारी कहानी हमें देख के चलनी है सेपरेटली हर टॉपिक के बारे में। तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं दैट वाज एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब बिना किसी पॉइंट पे आए डायरेक्टली, अब नोट्स अभी आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा है, बट आप लोग अपने आप से मुझे बताइए कि एग्रीकल्चर की सिचुएशन, चलो पुराना छोड़ दो, आपको नहीं पता, आजादी के टाइम पे आप कह दो कि हम तो थे ही नहीं, हमें क्या पता चीजें, बट आज की सिचुएशन बताओ मुझे, एग्रीकल्चर की आज की सिचुएशन क्या है। एग्रीकल्चर की आज की सिचुएशन क्या है, आपको पता है आउटडेटेड है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में, खेती तो पता नहीं कितनी जगह हो रही है हमारे यहाँ, बट खेती का रिजल्ट ही उतना नहीं है। जबकि हम खेती इतनी अच्छी कर रहे हैं फिर भी हमारा आउटपुट उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, इरिगेशन के मेजर प्रॉपर नहीं है, इरिगेशन प्रॉपर नहीं होती है, नॉलेज नहीं है। ठीक है, फार्मर्स वगैरह जो होते हैं, जो गांव में रह रहे हैं, उनको जितनी बेसिक नॉलेज है वो उससे काम कर रहे हैं, एडवांस स्टडीज इस चीज में नहीं है, और कुछ नॉमिनल लोग करके भी आ रहे हैं तो वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आज के टाइम पे। तो अब जरा कुछ समय पहले की सिचुएशन आप सोचो, उस समय तो हम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल थे, पॉलिसी सारी वो लोग बना रहे थे, रूल सारे वो लोग बना रहे थे, हमारे तो हाथ में ही चीजें नहीं थी। वी आर अंडर कॉलोनियल रूल, हम लोग तो एक कॉलोनी थे। अब क्वेश्चन अराइज, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, मैंने वर्ड यूज किया कॉलोनियल रूल, हम लोग क्या थे, कॉलोनी थे।
किसकी कॉलोनी थे? ब्रिटिशर की। क्वेश्चन अराइज, ये क्या होता है? कॉलोनी, कॉलोनिज्म, कॉलोनियल रूल, व्हाट डज दिस वर्ड मीन? तो दिस वर्ड मीन्स, देखो इससे इंडिया और ब्रिटिशर दिमाग में मत लाना, कॉलोनी हर कंट्री के लिए यूज होता है। तो अब मैं कह रही हूं कि जो इंडिया है वो ब्रिटिशर की कॉलोनी था, तो यस दिस इज फैक्ट, बट कॉलोनिज्म का मतलब सिर्फ इंडिया और ब्रिटिशर नहीं है, और भी कंट्रीज ने बहुत जगहों पे कब्जे कर रखे थे, तो कॉलोनी जो है वो जनरल सेंस में यूज किया जाता है, नॉट ओनली फॉर इंडिया एंड ब्रिटिशर। अब बात करते हैं, जब कोई एक पावरफुल कंट्री, पावरफुल किस फॉर्म में? मनी की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में, अपनी मिलिट्री की फॉर्म में, मतलब कोई पावरफुल और रिच कंट्री किसी और कंट्री पे रूल करने लगती है, मतलब कोई पावरफुल कंट्री है, ये किसी पुअर कंट्री पे रूल करने लगती है, उस पर कब्जा कर लेती है, तो इसे हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन। इस रिच कंट्री ने इस पुअर कंट्री को अपनी क्या बना लिया है? कॉलोनी बना लिया है। तो अब हम लिंक करें तो देखें, एक तो इंडिया जो है वो ब्रिटिशर की क्या थी? कॉलोनी थी। हिस्ट्री अगर आप लोगों को याद है अपनी 6th to 8th क्लास की कहानियां सारी, कि कैसे कैसे ब्रिटिशर आए, ट्रेड करने आए थे, ट्रेड करने के बाद पॉलिटिकल में इंटरफेयर करने लग गए, हमारे राजाओं की पॉलिसीज समझने लग गए, फूट डालने का काम करने लग गए, किसी किसी जगह पे लोगों को समझा के अपनी लैंड अपने पास ले ली, कहीं कहीं पे लड़ाई लड़के चीजें अपने अंडर कर ली, तो पूरी तरीके से सर पे तो बैठ ही चुके थे, तो इन्हें हटाने कितनी मुश्किल से 1947 में जाके हमें इनसे रिड मिली है। तो ये पूरा कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल पीरियड था, और कॉलोनाइजेशन ये प्रोसेस कहलाता था। यहां तक कि हमें कहानी समझ में आई। अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर की बात क्या थी उस समय? एग्रीकल्चर कैसा था उस समय? एग्रीकल्चर कैसा था? क्या प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं, प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ कम थी। बहुत सारे रीजन है कम प्रोडक्टिविटी के, अभी अगले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो यही देखेंगे कि क्यों प्रोडक्टिविटी उतनी कम थी। प्रोडक्टिविटी कम थी, अभी मैंने यहाँ पे कुछ रीजन तो बता दिए, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, ऑल दीज थिंग्स आर बैकवर्ड, आउटडेटेड, चीजें इतनी जो थी एडवांस नहीं थी, तो ये रीजन था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होने का एग्रीकल्चर सेक्टर का। प्लस हम लोग जो थे ना वो बहुत ज्यादा ना मॉनसून पे डिपेंडेंट थे, बहुत ज्यादा मॉनसून पे डिपेंडेंट थे, कि खेती हुई मतलब खेती होगी, बारिश आई, लगान मूवी देखी होगी आप लोगों ने, राइट? टैक्स लेते थे जैसे ब्रिटिशर, कनेक्ट करो जरा अगर लगान मूवी देखी है तो, बारिश के लिए कितना वेट करते थे, लाइक वो पीपल जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो प्रे कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, फसल हो जाए हमारी, इतने टाइम से बारिश नहीं हुई है, फसल नहीं होगी तो कहाँ से बेचेंगे और कहाँ पैसा जो है हम ब्रिटिशर को सबमिट कर पाएंगे। याद आई कुछ कहानी? तो मॉनसून पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, कि कोई और तरीका ही नहीं था इरिगेशन का, बारिश हो गई तो फसल हो गई, नहीं हुई तो फसल खराब, राम भरोसे कहानी है। हाँ, अगर ज्यादा बारिश भी हो जाती थी तो भी फसल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती थी। तो हम लोग इंजॉय तो कर लेते हैं बारिश को लेके कि हाँ भाई बहुत बारिश हो गई, इंजॉय कर रहे हैं, बट इस बारिश के अनइवन पैटर्न का क्रॉपिंग पैटर्न पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ऑलराइट, इसके अलावा लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट, इनपुट नहीं है प्रॉपर, इनपुट में मैं क्या बोलूंगी? इनपुट में मैं बोलूंगी क्या क्या चीजें यूज करते हो, जैसे टेक्नोलॉजी है, इरिगेशन की फैसिलिटीज, अगेन आई से, ठीक है, आपको पता है फर्टिलाइजर्स वगैरह डलते हैं, तो फर्टिलाइजर्स का जो है वो यूज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, लोगों को फर्टिलाइजर्स की नॉलेज नहीं है, तो ये सब चीजें नहीं हो पा रही थी, इसलिए मेरी एग्रीकल्चर की सिचुएशन उस टाइम पे थोड़ी सी आउटडेटेड थी, और ये चीजें देख सकते हैं आप एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। एक पॉइंट आप यहाँ पे और मेंशन कर सकते हैं कि एक वेज वेज क्रिएट हो रखा था। वेज मतलब होता है एक बहुत चौड़ी खाई फाइवल से, तो गैप भी बोल सकते हो इजी लैंग्वेज में, ठीक है। गैप था किसके बीच में? कल्टीवेटर्स एंड जमींदार्स के बीच में, कल्टीवेटर और जमींदार्स के बीच में, तो इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप था, जिस वजह से ना मिडल मैन आ जाते थे, मिडल मैन आ जाते थे। अच्छा, ये कंसेप्ट तो पता है ना, होलसेल में सामान जो है वो सस्ता मिलता है और रिटेल में शॉप पे आते आते महंगा हो जाता है। रीजन बीइंग बीच में लोग आ जाते हैं और हर कोई अपनी कॉस्ट और कमीशन ऐड करके चलता है, तो यही चीज थी, बीच में जितने मिडल मैन आ जाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल ये है एक फार्मर यानी कल्टीवेटर और ये है जमींदार, ये फार्मर है और ये जमींदार है, इनके बीच में जितने लोग ऐड होते जाएंगे ना, वो हर कोई अपनी कमीशन यहाँ पे लेता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बीच में एक पर्सन ए आ गया, एक पर्सन बी आ गया, ठीक है, इन दोनों को भी अपना अपना शेयर चाहिए होगा, तो अल्टीमेटली फार्मर के पास आते आते कुछ ना रिमेनिंग शेयर ही नहीं बचता था। ओनर ये चला अपनी ये रहे हैं, ब्रिटिशर से डायरेक्ट कांटेक्ट ये कर रहे हैं, ब्रिटिशर की पॉलिसीज ऑलरेडी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती थी, इतनी हार्श होती थी, और बेनिफिट ले रहे हैं सिर्फ यही लोग, कुछ पैसा इनको मिल रहा है और इन तक आते आते तो कुछ पैसा बचता ही नहीं था। ऑलराइट, तो ये सिचुएशन थी उस टाइम पे एग्रीकल्चर की, और एज यू ऑल कैन सी कि कितनी बुरी हालत थी यहाँ पे। फार्मर्स तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो ही रहे थे, इसलिए तो आजादी के लिए इतना तड़प रहे थे सब लोग कि आजादी मिलनी चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं ब्रिटिशर इतना ज्यादा, राइट।
तो अब क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बुरा था, प्रोडक्टिविटी नहीं थी, मॉनसून पे डिपेंडेंट था, कहानी आपने सारी बता दी, ऑल राइट। लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि जो ये स्टैग्नेंट ग्रोथ है, ये जो रुकी हुई ग्रोथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जितने भी पॉइंट है ना, एक तो ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके जो पॉइंट्स हम एक्सप्लेन करेंगे दे ऑल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे से सुन लो, लिख लो, प्रॉपर नोट्स यहाँ पे मैंने इसके आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। तो रीजन फॉर स्टैग्नेंट ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर क्या था? सबसे पहली बात करेंगे लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड टेन्योर सिस्टम में 3 सिस्टम हमारे पास थे, जमींदारी, महलवारी और रियोतवारी। वन बाय वन एक एक करके इन सबको समझेंगे। ये अगेन सारे सिस्टम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रुकी हुई थी उसके पीछे क्या रीजन है, कि एग्रीकल्चर की प्रॉपर जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो पा रही है। तो हमने देखा यहाँ पे 3 सिस्टम प्रॉब्लम कर रहे थे लैंड टेन्योर सिस्टम, जिसमें पहला सिस्टम था जमींदारी सिस्टम। पहले इसको समझ लो क्या होता है, फिर ये पढ़ेंगे कहानी क्या लिखी हुई है। जमींदारी सिस्टम की मैं बात करूं, नाम दिख रहा है ना जमींदार, तो जो जमींदार होते थे वो क्या होते थे, लैंड जो जमीन जो होती थी इस केस में वो किससे बिलोंग करती थी, जमींदार से। और जमींदार जाके पैसा देके आते थे किसको, जमीन बिलोंग करती थी जमींदार से, और जमींदार जाके पैसा देके आते थे ब्रिटिशर को। जमींदार पैसा देके आते थे ब्रिटिशर को, जो भी शेयर का, क्रॉप का जो भी पैसा होता था, जमींदार ब्रिटिशर को एक फिक्स अमाउंट सबमिट करते थे। इनको फर्क नहीं पड़ता कि बारिश बहुत ज्यादा हो गई है या बिल्कुल ही नहीं हुई है, खेती हुई है नहीं हुई है, भैया फिक्स अमाउंट है वो हमें दे दो, यहाँ पे सबमिट कर दो। अब वो किसान बेचारा अगर फसल ही नहीं हुई है तो वो क्या करेगा? अगेन मैं लगान मूवी से कनेक्ट करूंगी, याद करो, टैक्स पे करना है, टैक्स इस बार पे नहीं कर पाए, उस टैक्स पे भी आपने क्या लगा दिया, इंटरेस्ट लगा दिया। अब किसान तो फंसता ही रह गया आपके उधारी के चक्कर में, ठीक है ना, उधारी के चक्कर में ही फंसता रह गया। तभी लगान माफ कराने के लिए, टैक्स माफ कराने के लिए उन लोगों ने वो क्रिकेट मैच खेला था मूवी में, ठीक है। और प्रैक्टिकली रियलिटी में ऐसा कोई क्रिकेट मैच नहीं हुआ था, बट वो एक मूवी है उसको अलग रखते हैं, बट कंसेप्ट आप वहां से ही वाला उठा सकते हो, ऑलराइट। और ये जो चीज थी, जितना भी जो प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट किसके पास जाता था? अगर कोई प्रॉफिट हो गया, इनकेस फसल अच्छी हुई, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट किसके पास गया, जमींदार के पास गया। और वही अगेन किसान को बचा कुचा थोड़ा मोड़ा अमाउंट यहाँ पे मिल जाता था। तो इससे किसान क्या हो रहा है, फार्मर क्या हो रहा है, फार्मर हो रहा है एक्सप्लॉइट। अब क्या फार्मर क्या करेगा, फार्मर फसल उगाना चाहेगा? फार्मर को पता है यार मैं उगा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ, अल्टीमेटली रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो फार्मर बहुत ज्यादा जो होते थे ना वो डिसअपॉइंट हो जाते थे खेती करने को लेके, कि यार मैं क्यों फसल उगाऊं, मेरे को रिजल्ट अल्टीमेटली कुछ नहीं मिल रहा है। तो फार्मर बहुत डिस्करेज और एक्सप्लॉइट रहता था। इसी वजह से हम लोग देखेंगे ना, एग्रीकल्चर में एक टॉपिक होता है कि बहुत ज्यादा सुनते हो आप लोग, किसान ने सुसाइड कर लिया, तो इसीलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग आगे के चैप्टर्स में कि किसानों को हेल्प मिल जाए, लोन में हेल्प मिल जाए। अगर कोई इस बैकग्राउंड से बिलोंग करता होगा, किसी के फादर जो हैं या किसी के ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, या आप गांव के उससे बिलोंग करते हो, टच रखते हो, तो आप लोग वहाँ पे पता करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि बहुत सारी ऐसी एग्रीकल्चर स्कीम सरकार निकालती रहती है जिससे फार्मर्स को प्रोटेक्शन मिले। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं जिससे इनको क्या मिल जाए, सस्ते में बीज मिल जाए, ठीक है, प्लस इनको नॉलेज मिले, प्लस इनको लोन ईजिली मिल जाए। ये बहुत सारी पॉलिसी सरकार जो है इनके लिए काम करती रहती है, ऑलराइट। अब देख लेते हैं इसको, जो मैंने बोला है सारी वही कहानी लिखी है, कुछ नया नहीं है। इसका जो डिजाइन था वो बनाया था जॉन शोर ने, ये थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, नाम है। इसको इंट्रोड्यूस करा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, 1793 के टाइम पे आया। उस टाइम पे यहाँ पे कौन रूल कर रहा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इंडियन लोग नहीं रूल कर रहे, ब्रिटिशर रूल कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इन दिस द प्रॉफिट एक्यूरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदारी इंस्टेड ऑफ द कल्टीवेटर। अभी मैंने आपको बताया प्रॉफिट किसके पास जाता है, जमींदारी यानी जमींदार्स के पास, ना कि कल्टीवेटर्स के पास। और इस वजह से दिस लीड टू डिस्करेजमेंट अमंग द कल्टीवेटर टू प्रोड्यूस लेस। अब कल्टीवेटर्स के बीच में थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिस्करेजमेंट हो जाता है कि हम क्या करें, कम ही उगाएं, क्योंकि ज्यादा उगाने से भी अल्टीमेटली हमारे पास कोई पैसा, कोई बेनिफिट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो हेयर द लैंड बिलोंग्स टू जमींदार, लैंड किसकी, जमींदार की, और जमींदार को एक फिक्स अमाउंट पे करना होता था ब्रिटिशर को। जमींदारी सिस्टम समझ में आया, किस तरीके से फार्मर के लिए एक्सप्लॉयटेटिव था, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा था, ये कहानी भी हमें समझ में आ गई, ऑलराइट। तो इससे एग्रीकल्चर कम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल प्रोडक्शन कम हो रहा है, देख रहे हो आप यहाँ पे डिस्करेज थे वो प्रोडक्शन करने के लिए, ओके। नेक्स्ट इज रियोतवारी सिस्टम। रियोतवारी सिस्टम की बात करें तो पहले इसे भी समझते हैं फिर रीड करेंगे। ये जो वर्ड है रियोत, यहाँ पे हमने वर्ड यूज करा रियोत, तो ये जो ये रियोत है इसका मतलब होता है फार्मर्स। जब रियोत का मतलब फार्मर होता है और यहाँ पे फार्मर को इंपॉर्टेंस दी गई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फार्मर है, जो किसान है, वो डायरेक्टली जाके ब्रिटिशर को क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्रिटिशर को क्या करते हैं, अमाउंट सबमिट करते हैं एक फिक्स, यानी बीच से जमींदार जो है हट गया है। जमींदार के भी कुछ एजेंट होते थे तो वो भी हट गए, मिडल मैन हट गए, चलो थोड़ा सा फायदा, थोड़ी सी राहत मिली, ये तो सुकून मिला।
कि सीधा फार्मर जाके ब्रिटिशर को पे करेंगे। अगर नहीं पे कर पाए तो ब्रिटिशर इतने दयालु तो नहीं थे, पे नहीं करोगे तो फाइन, पेनल्टीज, पनिशमेंट कुछ भी देंगे ये आपको। वो इनकी मर्जी पे डिपेंड करता है, दाता ये है, प्रभु ये, हमारे कर्ता धर्ता ये है, तो डिपेंड करता है ये क्या करेंगे। ऑलराइट, फिर अगर बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी इसकी मेजर, इसकी प्रॉब्लम बेटा ये थी कि ये इनसे पैसे तो मांग रहे हैं। मान लो 100 रुपए की क्रॉप हुई तो इन्होंने कहा ठीक है हमें 100 रुपए का तुम्हारा पूरा प्रोडक्शन हुआ है तो 90 रुपए तो हमें कर देना और 10 रुपए तुम अपने पास रख लेना। लेकिन इन 100 रुपए में से बेटा इन लोगों ने एक्सपेंसेस भी तो अपनी जेब से लगाए होंगे। 100 रुपए में खर्चा बीज आया होगा। आपको पता है खेती में भी तो एक्सपेंस पहले लगता है, ऐसा थोड़ी सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, तो इनकी जेब से भी तो खर्चा गया होगा। तो ये 10 रुपए इनको देके क्या इनकी लागत निकली, मान लो ये 100 रुपए का इनका आउटपुट निकला और इन्होंने 30 रुपए यहाँ पे लगाए होंगे बीज को लेके, और जो भी इन्होंने काम किया, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स यूज करे होंगे, जो भी करा, 30 रुपए इनकी जेब से लगे थे, 100 रुपए इनके पास आए, ठीक है, 70 रुपए का इनका प्रॉफिट होता, तो आप 70 में से कुछ शेयर लेते ना प्रॉफिट में से। इन्होंने क्या करा, टोटल आउटपुट 100 का था ना, तो 100 में से 90 हमें दो, 10 तुम रखो। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। 100 में से 90 हमें दो, 10 तुम रखो। इस 10 को ये रखेंगे और इनका लग तो 30 रुपए चुका है, तो क्या फायदा हुआ, ये तो अभी भी 20 के नुकसान में गए। समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट। तो यहाँ पे ब्रिटिशर क्या करते थे, फार्मर के एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करते थे, भाई हमें नहीं मतलब तुमने क्या खर्चा किया। तो ये भी कहाँ से फायदेमंद हुआ, नुकसान और प्रॉब्लमेटिक तो ये वाला भी सिस्टम था, राइट। तो इसको अब देख लेते हैं एक बार। डिजाइन करा थॉमस मुनरो ने, इंट्रोड्यूस करा लॉर्ड हास्टिंग ने। रियोत का मतलब होता है फार्मर, आप पूरा इसको लिखेंगे, रियोत इंप्लाइज फार्मर्स। इतना मैं उम्मीद करती हूँ कि छोटी छोटी चीजें आप लोग कवर कर लेंगे, 12th क्लास के स्टूडेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई भी यहाँ पे मिस नहीं हुआ है। लैंड जो है वो बिलोंग करती है फार्मर से, और क्या करना होगा, फार्मर को पे करना होगा फिक्स अमाउंट टू ब्रिटिशर, एंड नॉन पेमेंट लीड्स टू द पनिशमेंट एंड पेनल्टी। और अगर पेमेंट नहीं करोगे तो भैया सजा भी मिलेगी और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। और हुआ क्या यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या आई, ब्रिटिशर ने, प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम आई कि ब्रिटिशर ने इग्नोर करे फार्मर के एक्सपेंसेस, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ऑलराइट, तीसरे सिस्टम पे आते हैं। तीसरे सिस्टम पे आते हैं मालवारी सिस्टम। अब लिखी लिखाई कहानी मिल रही है बेटा, पका पकाया खाना मिल रहा है, जस्ट इसको खाना है आप लोगों को। तो अगला देख लो, अब मालवारी सिस्टम 1833 में आया। अब इसमें क्या था, यहाँ पे एक वर्ड यूज है महल। तो महल का मतलब यहाँ पे होता है विलेज, महल का मतलब होता है विलेज। अच्छा, जमींदारी में जमींदार पे कर रहे थे, रेयोत का मतलब फार्मर था तो फार्मर पे कर रहे थे, महल का मतलब विलेज है तो कौन पे करेगा, विलेजर। बहुत मुश्किल बात नहीं थी समझना, ओके आ गई बात समझ में। अब विलेजर्स पे कर रहे हैं जाके सीधा, मतलब ये विलेज है, इसमें बहुत सारे अलग अलग फार्मर हैं, तो इसका एक हेड बना दिया जाएगा, और ये विलेज का हेड जाके कलेक्ट करके सबसे जाके किसको, ब्रिटिशर को पेमेंट कर देगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट ये था। ठीक था, थोड़ा सा ब्रिटिशर के लिए भी फायदेमंद था, किसानों के लिए भी फायदेमंद हो रही थी ये पॉलिसी। बट नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि ये जितने भी जो लोग हैं, ठीक है, ये सारे जो लोगों को रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता था, क्योंकि कुछ बिग फैमिलीज जो है ना वो लैंड राइट ले लेती थी, बाकी लोगों को तो लैंड मिल ही नहीं पाता था। जमीन जिसके पास पैसा, जो अमीर, वही तो आज की डेट में भी पैसा बनाता जा रहा है, गरीब को बेचारे मौका ही कहाँ मिल रहा है। गरीब तो मिडिल क्लास में भी नहीं आ पाता, और अमीर देखो, अमीर तो रिच, सुपर रिच और पता नहीं क्या क्या कैटेगरी में पहुंच रहे हैं, ठीक है। एक रिच तो रिच भी हो रहा है, सुपर रिच भी हो रहा है, बट एक पुअर मिडिल क्लास में आने में भी उसकी जिंदगी निकल जाती है, पीढ़ियां निकल जाती हैं, वो पुअर मिडिल क्लास में नहीं आ पाता। तो ये प्रॉब्लम थी कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे, लैंड होल्डिंग थी वो कुछ ही लोगों के हाथ में थी, प्लस कोई स्टेबल रेवेन्यू नहीं हो पाता था कि ये स्टेबिलिटी है कि इतना फिक्स हो गया कि ये इतना जाएगा, और किसी को प्रॉफिट हुआ किसी को नुकसान हुआ, तो चीजें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ रही थी। इसको इंट्रोड्यूस करा किसने, विलियम बेंटिंग ने। महल का मतलब विलेज और कम्युनिटी। अब इसका मतलब क्या है कि जो विलेज का हेड है, द हेड ऑफ द विलेज इज रिस्पॉन्सिबल टू सबमिट अ फिक्स्ड शेयर क्रॉप टू द ब्रिटिशर। प्रॉब्लम क्या थी कि कुछ बिग फैमिलीज जो थी वो सारे लैंड राइट ले लेती थी, और ऑल विलेजर्स को, मतलब सब विलेजर्स को नहीं मिलते थे, और यहाँ पे कोई स्टेबल रेवेन्यू नहीं आता था। आई होप आपको पहला पॉइंट कवर हुआ। हमने देखा कि स्टैग्नेंट जो एग्रीकल्चर था, इसका कारण क्या था, स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर के कारण में हमने देखा लैंड टेन्योर सिस्टम। अब लैंड टेन्योर सिस्टम 3 तरीके का होता है, हमने वो तीनों तरीके यहाँ पे देख लिए हैं। उसके बाद दूसरा रीजन क्या है स्टैग्नेंट होने का, तो सेकंड रीजन वाज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आई होप नाम से बहुत से बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक होता है आप कुछ चीज खा रहे हो और लाके खुद यूज कर रहे हो, है ना, आप ला रहे हो और खा के खुद यूज कर रहे हो, यानी आप सेल्फ कंज्यूम कर रहे हो। एक होता है लेके आए हो और लाके आपने सेल कर दी है। तो कितनी लॉजिकल बात है कि घर में तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, और मैं खाने का सामान ला ला के बाहर बेच रही हूँ। इज इट लॉजिकल?
बट लॉजिक कहाँ से देखेंगे जब मेरे घर पे मेरा राज ही नहीं चल रहा, भाई कोई और सर पे बैठा है और जो कोई और कह रहा है मुझे उसके अकॉर्डिंग काम करने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई मतलब बनता नहीं है कि आप अपनी चला सकते हो। तो यही हो रहा था एग्रीकल्चर में उस टाइम पे, हम लोगों को ब्रिटिशर के हिसाब से काम करना पड़ रहा था और वो लोग वही चीज उगवा रहे थे, वही चीज की खेती यहाँ पे करवा रहे थे जिसकी डिमांड बाहर की मार्केट में ज्यादा थी, ताकि वो लोग यहाँ से वो चीज बाहर एक्सपोर्ट कर सके, बाहर भेज सके और पैसा कमा सके। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम होगा ना खाने के लिए, मेरी कंट्री में तो प्रोडक्शन कम हो गया, तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ कैसे होगी, नहीं होगी। तो ये कारण भी समझ में आता है मुझे क्यों सही है। तो क्या मतलब है, इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन सेल्फ कंजम्पशन, बेचने के लिए यूज कर रहे हो, सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं कर रहे हो। आपको इंडिगो वाली कहानी याद होगी, इंडिगो यानी नील की खेती करवाते थे ब्रिटिशर और बाहर बेचते थे। नील की खेती के बाद मेरी खेती में खाने पीने का उगाने लायक तो कुछ बचा नहीं फिर, और नील की खेती कितने टाइम तक वो लोग लंबे समय तक खेती करवा के बाहर सेल करते रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे किसानों को थी। तो फार्मर्स वर फोर्स टू कल्टीवेट कमर्शियल क्रॉप्स लाइक इंडिगो। इंडिगो वाज रिक्वायर्ड बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाइंग के लिए, डाई करने के लिए यूज होती है ना इंडिगो, तो इंडिगो वाज रिक्वायर्ड बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर डाइंग। एज अ रिजल्ट देयर वाज फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप। अब बात, जब सब किसान मिलके इंडिगो उगा रहे हैं तो फूड क्रॉप्स कहाँ से उगेगी, तो मेरी कंट्री में तो फूड क्राइसिस आ ही जाएंगे और मेरी कंट्री का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इंडियन एग्रीकल्चर वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग सेक्टर फॉर इंग्लैंड। हम कुछ नहीं बचे थे। यहाँ पे आपको आगे बताऊंगी मैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में, अब थोड़ा सा नाम आ गया तो लिख देती हूँ यहाँ पे, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। कुछ नहीं था, सारी जो वेल्थ थी, सारी जो हमारे यहाँ पे चीजें थी, वो सब ड्रेन मतलब बह बह के नाली में बह के सारी चीजें कहाँ जा रही थी, इंग्लैंड की तरफ एक्सपोर्ट हो रही थी। क्योंकि हम सारे रॉ मटेरियल जो थे वो बाहर एक्सपोर्ट करते थे सस्ते में, और वो लोग उससे फिनिश्ड गुड तैयार करके महंगे महंगे में बना के कम समय में बना लेते थे, क्योंकि मशीन थी, टेक्नोलॉजी थी वहां पे, रिवोल्यूशन जल्दी आ रही थी, आ चुकी थी बाहर की कंट्रीज में, तो हमारी मार्केट में फिर वो महंगे रेट्स में उसको बेचते थे। कितनी इनजस्टिस थी, खैर, है ना। चलिए, पार्टीशन ऑफ द कंट्री की बात करते हैं। अब तीसरा रीजन क्या है कि हमारी जो ग्रोथ थी वो रुकी हुई थी। आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ है ना। पार्टीशन 1947 में हुआ है, और हमारे जो बहुत सारे खेती के लिए अच्छे एरिया थे ना, प्रोडक्टिव एरियाज जिसे मैं कहूंगी, जो प्रोडक्टिव एरियाज थे ना, प्रोडक्टिव एरियाज जैसे कि कौन कौन से आपको पता होगा। पाकिस्तान में ये जो आप वेस्ट वाला पार्ट देखते हो, उधर की तरफ का कुछ एरिया पाकिस्तान में चला गया था, और इधर ईस्ट में चला गया था कुछ, जिसे हम बांग्ला बाद में जिसे बांग्लादेश बोला जाने लगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट हमसे अलग हो गए थे। अब इन दोनों में अलग अलग तरीके की अच्छी खेती थी, वो सारी खेती वाले एरिया हमारे पास से चले गए, तो मेरे यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो मेरी कंट्री में कम हो गई, क्योंकि अब वो एरिया इंडिया में नहीं आते। पहले तो उनकी प्रोडक्शन जो होती थी वो भी इंडिया में काउंट होती थी, बट अब वो एरिया इंडिया में नहीं आते, अब उनकी जो प्रोडक्शन होगी वो पाकिस्तान में काउंट की जाएगी। तो इस वजह से भी मेरे यहाँ पे मेरी कंट्री में एग्रीकल्चर की ग्रोथ क्या हो गई, कम हो गई। तो देख लेते हैं इसको। पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1947 ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। द रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ वेस्ट पंजाब एंड सिंध वेंट टू पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में चले गए थे एरियाज। ठीक है, और द होल फर्टाइल लैंड अंडर जूट प्रोडक्शन वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान। जो जूट प्रोडक्शन वाला एरिया था वो कहाँ की तरफ चला गया, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ चला गया। इस वजह से, तो इन सब रीजन से हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट इंडियन इकोनॉमी was a stagnant economy, was a स्टैगनेंट इकोनॉमी। अब ये क्वेश्चन आता है, स्टैगनेंट वर्ड दे देगा या नॉन वाइब्रेंट वर्ड दे देगा, कुछ भी वर्ड वो दे सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन सीधा बनाएगा, हाउ यू कैन से दैट इंडियन इकोनॉमी इज द स्टैगनेंट और वाइब्रेंट इकोनॉमी, या एक्सप्लेन द जमींदारी सिस्टम, सीधा कह देगा हाउ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लीड्स टू द स्टैगनेंट इन द एग्रीकल्चर, या फिर हाउ पार्टीशन ऑफ द कंट्री रिड्यूसेस द प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर। तो जब कंसेप्ट पता होंगे, पॉइंट सारे पता है, कहानियां आपको मैंने लाइंस सारी दे दी हैं वर्ड बाय वर्ड नोट्स में, सारी चीजें, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लिखने में, समझ में आ गया है, लिखी हुई कहानी आपको मिल गई है। तो दैट्स अबाउट एग्रीकल्चर जो हमने कर लिया है। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, वन बाय वन करके एक एक करके सबको निपटाते हैं। ओके, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं किसी भी चीज से रिगार्डिंग। आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल डू द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर। अगर अभी सब पढ़ने के बाद भी आप लोग लास्ट में भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। ओके, अगर किसी को नोट्स चाहिए, इफ यू वांट नोट्स, तो आप प्लीज अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं ये पीडीएफ आपको यहाँ पे सेंड कर दूंगी आपकी मेल आईडी पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।